आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि भारत का संघीय स्वरूप कैसा है। भारतीय संविधान के बारे में कहा जाता है कि यह संघात्मक तो है लेकिन पूर्ण रूप से संघात्मक है। केसी वेयर ने इसे अर्ध संघीय व्यवस्था कहा, मॉरिस जोन्स ने इसे बारगेनिंग फेडरलिज्म की संज्ञा दी, जबकि ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा। तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान के संदर्भ में इतनी अलग अलग व्याख्याएं क्यों है, भारतीय संघात्मक स्वरूप के संदर्भ में इतनी अलग अलग व्याख्याएं। ध्यान रहे कि भारत को संविधान के अनुच्छेद 1 में यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया। भारत शासन अधिनियम 1935 को आप जब देखिएगा तो उसमें पता चलता है कि भारत को एक फेडरेशन का स्वरूप लेना था, लेकिन भारत को बनाया भारतीय संविधान निर्माताओं ने यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं बनाया? क्योंकि फेडरेशन में जो शामिल इकाइयां होती हैं या फेडरेशन का जो निर्माण होता है वो विभिन्न इकाइयों के बीच समझौते का फलस्वरूप। इसका तात्पर्य क्या हुआ? कोई भी इकाई या कोई भी प्रांत कभी भी समझौते की शर्तों को छोड़कर बाहर जा सकती है। इसका मतलब यह हो गया कि संघ का स्वरूप अनिश्चित हो जाएगा, कभी भी संघ टूट सकता है। तो संघीय इसलिए फेडरेशन की जगह भारतीय संविधान निर्माताओं ने यूनियन ऑफ स्टेट्स भारत को कहा। यूनियन ऑफ स्टेट्स होने का क्या मतलब यह हुआ पहला कि यह जो संघ है या वर्तमान संघीय स्वरूप जो है यह जो है विभिन्न प्रांतों के बीच किसी प्रकार के समझौते का कोई परिणाम। मतलब संघ का जो निर्माण हुआ है वो संविधान जहाँ जो विभिन्न राज्य हैं इनके बीच समझौते के फलस्वरूप बड़ा संघ नहीं है। और दूसरा कि कोई भी राज्य संघ से बाहर नहीं जा सकता। मतलब यह नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है। नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ क्यों है? क्योंकि यहाँ के जो राज्य हैं उनकी सीमाएं स्थिर रहेंगी, इसकी गारंटी पूरे संविधान में कहीं नहीं दिया गया। अब शुरू से लेकर वर्तमान तक देख लीजिए, हाल ही में जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। इससे पहले भी विभिन्न राज्य बनाए जाते रहे हैं। कुछ दिन पीछे चले तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को बनाया गया, बिहार से झारखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल जिसे वर्तमान उत्तराखंड कहते हैं, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला। तो संघ अनवरत रूप से निर्माण जारी। पहला, अब भारतीय संविधान में भारतीय संघीय स्वरूप की जो व्याख्या की गई है और जो विभिन्न विद्वान भारतीय संघीय स्वरूप की व्याख्या करते हैं उस दोनों में एक बहुत बड़ा। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है लेकिन यह सशक्त केंद्रों वाला संघीय व्यवस्था है। कहा जाता है कि हमने संघीय व्यवस्था ली है अमेरिका से, लेकिन भारतीय संघ का स्वरूप ज्यादा मिलता जुलता है कनाडा से। वहां भी एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था लिया गया है और वहां भी उसे फेडरेशन ना कहकर यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा है। और भारत में भी यही, भारत भी यूनियन ऑफ स्टेट्स है और भारत में भी केंद्रीय शासन के पक्ष में, केंद्रीय सरकार के पक्ष में संविधान का थोड़ा सा झुका। और भारत के संविधान में कई संघात्मक लक्षण हैं, जैसे केंद्र और राज्य की अलग अलग सरकारें हैं, केंद्र और राज्य विधानमंडल, केंद्र और राज्य में अलग अलग विधायी निर्माण की संस्थाएं हैं, एक लिखित संविधान है, संसदीय न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत का पालन किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में के संविधान में संघात्मक लक्षण पर्याप्त रूप से विद्यमान है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि संपूर्ण रूप से अमेरिकी प्रणाली को हमने ग्रहण कर लिया है और संपूर्ण रूप से उस प्रकार के संघ है जैसा अमेरिका है। नहीं, भारतीय संघ में, भारतीय संविधान में कुछ एकात्मक लक्षण है, जैसे एकल संविधान, केंद्र और राज्य दोनों ही के लिए एक ही संविधान, जबकि अमेरिका में राज्यों का संविधान अलग है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, एकीकृत नौकरशाही, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यपाल का केंद्र के द्वारा मनोनयन, राज्य की सीमाओं को केंद्र अपने हिसाब से परिवर्तित कर सकता है। नए राज्यों के
सीमांकन में या राज्य के सीमांकन में न के बराबर महत्व है। ये सभी बातें हैं जो एकात्मक लक्षण संदर्भ करते हैं या भारतीय संघ के एकात्मक लक्षण का। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भारतीय संघ एकात्मक है? भारतीय संघीय व्यवस्था जिसे हम कहते हैं, क्या वो एकात्मक व्यवस्था है? नहीं। भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्र की ओर झुका हुआ संघीय व्यवस्था है। और केंद्र की ओर झुका हुआ संघीय व्यवस्था ऐसा नहीं है कि अकारण ही केंद्र की ओर झुका हुआ है। इसके कारण है, एक जब कोई राष्ट्र नया बनता है तो उसके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती होती है उसकी संप्रभुता, एकता और अखंडता को कहना। और भारत जैसे विविधता पूर्ण रूप स्वरूप वाले राज्यों में या देश में, जहां एक गांव में कई धर्म, कई मजहब, कई भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, वहां अगर केंद्रीय शासन को कुछ अधिक शक्ति न दी जाती तो इस बात के पूरे चांस थे कि भविष्य में भारत के समाज में बिखराव पैदा हो सकता, अलगाव पैदा हो सकता और भारतीय संप्रभुता, एकता और अखंडता खतरे में पड़ सकती। ऐसा हुआ भी। नॉर्थ ईस्ट में अलगाववाद हमने देखा, JNK में हमने अलगाववाद देखा। इसलिए भारतीय संविधान में केंद्र के पक्ष में जो झुकाव है वो जानबूझकर किया गया है ताकि भारत के स्वरूप को स्थिर रखा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता पर किसी प्रकार का खतरा न। अब सवाल उठता है कि भारतीय संघ का स्वरूप है क्या? भारतीय संघ वास्तव में केंद्र की ओर झुकाव वाला संघ है, जैसा कि कनाडा में है। इसे अर्धसंघीय, कुछ विद्वानों ने इसे अर्धसंघीय कहा है। आइवर जेनिंग्स ने और ग्रेविल ऑस्टिन ने इसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की संज्ञा दी। मॉरिस जोन्स ने इसे बार्गेनिंग फेडरलिज्म की संज्ञा दी। तो विभिन्न विद्वानों ने इसकी अलग अलग व्याख्याएं की है। आशा करते हैं कि भारतीय संघीय स्वरूप के संदर्भ में आपको सारी बातें समझ में आई होगी। अगर कुछ समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है या कुछ क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेवेंट तो उसे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाए।